us from the Congress. We have our old friend, very very happy, Mr. Nizamuddin Rain. निज़ामुद्दीन रहीम साहब बड़े खुश हैं आज। ज़बरदस्त मीटिंग हुई आज 26 पार्टीज की मुंबई में। लेट्स आस्क हिम। सो निज़ाम साहब नमस्कार। सर 28 सर 26 पार्टी हो गई। सॉरी सर 26+2 चलिए 28। खुद वहां पर थे निजामुद्दीन जी, हम देखे। हाँ वहां पर थे सर, क्या बात कर रहे हैं, इतनी जबरदस्त तस्वीरें भी भेजी उन्होंने, वीडियो भी भेजा है, बहुत वंडरफुल। और राहुल गांधी जी की बाद में जो स्पीच हुई वो भी बहुत बड़ी कड़ाकेदार स्पीच हुई, बड़ी कड़क स्पीच थी। और एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई सर, जो राहुल गांधी जी ने बोला, बाकी सब जो नॉर्मल है वो तो बोला ही, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली आपको भी बहुत पसंद आई होगी निज़ाम साहब, वो ये है कि उन्होंने कहा कि मुझे मुंबई और महाराष्ट्र से बहुत मोहब्बत है और अगर कांग्रेस को बहुत ताकतवर बनना है तो उसकी शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि कांग्रेस की शुरुआत भी मुंबई से ही हुई। ऐसा राहुल गांधी जी ने आज बोला। निजाम साहब बताएं। सर मुंबई और महाराष्ट्र जो है वो कांग्रेस की जननी है जी। राजीव गांधी जी का जन्म मुंबई में हुआ और कांग्रेस का जन्म भी मुंबई में ही हुआ। राजीव गांधी जी का जन्म मैं अपने दर्शकों को बता दूं कंबाला हिल हॉस्पिटल में हुआ जी। आजकल उसका नाम बदल गया है, बट इट इज अ कंबाला हिल हॉस्पिटल, वार्डन रोड के बिल्कुल सामने आगे जाकर के। जी बताएं सर। यस, तो कांग्रेस को आप किस प्रकार ताकतवर करेंगे? नहीं, इसीलिए ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम उस कांग्रेस के साथी हैं जिसका जन्म इसी मुंबई में हुआ। और अभी ये जो नई राजनीतिक परिस्थिति बनी है, इसमें आपने देखा कि देश के 28 दल बगैर किसी बहस के 2 दिन में बेहतरीन तरीके से अपना कॉन्फ्रेंस किया, देश को मैसेज दिया और अपनी कमेटियों का गठन करके आज उन्होंने क्या क्या आगे के काम होंगे, कौन लोग उसे देखेंगे, कौन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे बनेंगे, इलेक्शन प्रचार का काम कैसे होगा और दूसरे सोशल मीडिया का काम कैसे होगा, हर तरह की जवाबदारी आज उन 28 दलों के नेताओं के बीच तय करके उसके बाद आज यहाँ से सारे नेता रवाना हुए। दूसरी चीज आपने देखा कि राहुल जी 1 घंटे के लिए कांग्रेस के दफ्तर गए और हजारों की संख्या में लोग रोड पर भाग रहे थे, हजारों की संख्या में लोग उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि देश के लोगों को अब ये विश्वास हो चला है कि जो सरकार आएगी इंडिया की, यानी इंडिया जो हमारी कमेटी है उसके अंदर में जो सरकार आएगी वो बहुत ही बढ़िया तरीके से देश को एक नई दिशा और दशा दिखाएगी और देगी। क्योंकि जिस तरह से देश की जनता नरेंद्र मोदी और उनके साथियों की सरकार से त्रस्त है वो आज सबके सामने है। उसी तरह आप महाराष्ट्र की सरकार को ले लीजिए, आज क्या हालत है सरकार की, किस तरह की परेशानियां हैं, वो आज किसी से छिपी नहीं है। देश में गरीबी की रेखा बढ़ रही है, लोगों को मुफ्त अनाज देकर बिगाड़ने का काम हो रहा है कि आप किसी को कोई काम नहीं दे पा रहे हैं, कोई नया रोजगार नहीं ला रहे हैं। हर दिन देश का कोई ना कोई उद्योगपति यहाँ से जाकर विदेश की नागरिकता ले रहा है। अब तक कई हजार उद्योगपति यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। दूसरी चीज ये कि जो समस्याएं पहले थी, चाहे मणिपुर की हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे दिल्ली की हो, वो सारी की सारी वैसे ही हैं। कमजोर तबके का जो विश्वास है वो नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी से उठ रहा है। इसलिए सारा देश आज जो है इंडिया की ओर देख रहा है और भारत जुड़ेगा और इंडिया सरकार बनाएगी। आप देखेंगे कि एक बेहतरीन विकल्प 2014 में इस देश को मिलने वाला। निजामुद्दीन जी, मगर बीजेपी और जितने नेता हैं बीजेपी का, उनको कहना कि ये घमंडिया गठबंधन है, झूठों का गठबंधन है, ये अपने परिवार के हर बच्चों को एम्पावर करने वाली गठबंधन है कि उनको आगे जाके रास्ता साफ नहीं हो जाए, तकलीफ नहीं आ जाए, करप्शन, परिवारवाद, तुष्टीकरण, यही चार्ज आज भी लगे बीजेपी आप पे लगा रहे। बोले कि देखो मंच पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, मुलायम सिंह जी का लड़का अखिलेश यादव,
नहीं, ये बीजेपी के सब नेता, यानी ये बच्चों को एम्पावर करने के लिए, स्टालिन भी था, करुणानिधि के लड़का, तो ये उनके जो फैमिली डिनेस्टिक पॉलिटिक्स में अपने बच्चों का सुरक्षा, अपने बच्चों को पार्टी दे देना, और पूरे जो परिवारवाद का एक बहुत बड़ा मिसाल था, यही कहना है बीजेपी का। हाउ कैन यू डिफर इट सर? मंच पर तो सब वही दिख रहे थे निजामुद्दीन जी। बीजेपी का प्रोपेगंडा है। आज बताएं कि दुष्यंत किसके बेटे हैं? आज वहां जो है राजस्थान में जो वसुंधरा जी हैं उनके बेटे हैं, वो सांसद हैं। राजनाथ सिंह जी जो है मंत्री हैं, उनके बेटे हैं। गोयल, पीयूष गोयल के बाप और उनकी मां दोनों मिनिस्टर रहे हैं। आज जितने भी आज बीजेपी के 99% लोग परिवारवाद से ही आए हैं। वो झूठ बोलते हैं, उनको लिस्ट दिखानी चाहिए देश को। उनके केंद्रीय मंत्रियों में 80, अनुराग ठाकुर को आप ले लीजिए, राजनाथ सिंह को आप ले लीजिए, कल्याण सिंह को आप ले लीजिए। आप एक दो लोगों को छोड़कर बाकी पूरी की पूरी बीजेपी भ्रष्टाचार में खुद डूबी है। सारे के सारा देश देख रहा है, और न सिर्फ डूबी है, एक मिनट बल्कि निजाम साहब, जिनको ला रहे हैं वो भी भ्रष्ट हैं। निजाम साहब ये आपसे जानना चाह रहा हूं एक छोटी सी बात। कल राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो दो बहुत नामी गिरामी अखबार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक फाइनेंशियल टाइम्स लंदन और एक द मैनचेस्टर गार्डियन, दोनों के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर अडानी जी के बारे में कुछ था, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी राहुल गांधी जी ने, जो अभी हम दिखा रहे हैं, जो अभी आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है। तो आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा सर? बताएं। देखिए, फर्क का सवाल नहीं है, लेकिन सच देश को जानने का अधिकार है बजाज सर जी। सच जो है देश को जानना चाहिए। और राहुल गांधी पिछले 1 वर्षों से अडानी की जो बेईमानी है और उनकी कंपनियों में जो पैसा, मोदी जी का स्वयं का पैसा लगा है। मोदी जी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूं, सिवाय भ्रष्टाचार और बेईमानी का पूरा देश देख रहा है। किस तरह से लूट मची है, किस तरह से वो अलग अलग देश के बड़े नेताओं को फोन करके उनके कॉन्ट्रैक्ट उनको दिलाते हैं, किस तरह से वो पैसा जो है विदेशों में जहां जहां कंपनियां हैं सेल के नाम पर उनका बड़े पैमाने पर पैसा लगा है। उसी विषय को लेकर उन्होंने मोदी जी पर संसद के अंदर ये सब बातें उन्होंने रिकॉर्ड कराई थी, और अभी ये सब नई घटनाएं हैं जिस पर कल राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो कम से कम बीजेपी इस बात को बोलना छोड़ दे कि वो करप्ट नहीं है। निहायत झूठी और बेईमान और मक्कार उनके सारे नेता हैं, और अभी तक तो वो स्वयं भ्रष्ट थे, लेकिन अब इस देश के जितने भ्रष्ट नेता हैं उनको भी अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, या दूसरे दलों में से फोड़कर उनको लाए जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो अलायंस अभी बना है देश में इंडिया का, ये आप देखना इनको सफाया करेगा। और इनको डर है, इसी डर का आज वो इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। आप देखिए कि महाराष्ट्र की 2 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में खाली हैं, जो बीजेपी शासित राज्य है। अगर उनमें दम होता तो अपने राज्य की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराते। कारपोरेशन के चुनाव से भाग रहे हैं। दूसरी चीज, तो ये जनता के सामने जाने का खुला विकल्प है। अगर वो कहते हैं कि मैंने बहुत डेवलप किया, मैंने चीन को लाल आंख दिखाई, मैंने ईमानदारी से काम किया, तो जनता के सामने आना चाहिए ना। निजाम साहब, यहाँ पर एक चीज है, 2 सवाल उठते हैं, या गलत तरीके से किसी नेता को बदनाम करना। 2 सवाल उठते हैं प्रदीप जी, एक yes. 2 सवाल उठते हैं। पिछली मर्तबा 2018-2019 में जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने राफाल डील का खुलासा किया और उसके ऊपर एक कैंपेन चली, उससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा भारत की जनता पर, और सब लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। मोदी जी 303 सीट लेकर के वापस आए लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी खुद। कहीं अडानी का जो इशू है उसका हशर वो ही तो नहीं होगा जो राफाल डील का हुआ? निजाम साहब देखिए सर, क्या हसर होगा वो विषय नहीं है। विषय ये है कि जो बेईमानी हुई है, जो करप्शन हो रहा है, या जो गलत तरीके से पैसा आ रहा है, वो देश की जनता को पता होना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी सर, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहता। मुद्दा यह है कि बेईमानी हो रही है, सरकार आंख बंद करके बैठी है, संसद में वो जवाब नहीं देती है, और जब जवाब देने का वक्त आता है तो प्रधानमंत्री संसद छोड़कर भाग जाते हैं।
और उसके बाद जब विपक्ष उनसे सवाल पूछता है तो इनके जो चंद मीडिया के लोग हैं, जिसे गोदी मीडिया लोग कहते हैं, वो बजाय सवाल नरेंद्र मोदी से पूछने के वो राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं। मीडिया के सामने प्रधानमंत्री जाते नहीं, देश के सामने सच वो लाते नहीं। तो सच जानना इस देश की जनता की जरूरत है, सत्ता में आना नहीं आना ये बात की चीज है। और आप देखिए कि जिस दिन के बाद से राहुल जी इस सब मुद्दे उठा रहे हैं, उसके बाद से बीजेपी में घबराहट है। आज वो अपनी कुर्सियां बचाने के चक्कर में एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ उनका नेता खुद जो है राजस्थान में वो कह रहा है कि मेघवाल भ्रष्ट नेता है देश का, और वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। उनका विधायक राजस्थान में कह रहा है। तो भ्रष्टाचार की ये जननी है बीजेपी। वो तो महाराष्ट्र में भी और वो तो महाराष्ट्र के भी एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि जब मैं आजकल बीजेपी को देखता हूं तो मुझे तो बीजेपी पहचान में नहीं आती है कि ये कौन सी बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी में आप बीजेपी के नेता नहीं दिखते हैं, वो तो आपके पुराने साथी दिखते हैं सर आज की तारीख में। तो प्रदीप जी आपको पूछना चाह रहे थे। अभी अमित जी, बीजेपी का कहना है कि मोदी जी हम लोग को थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है। देखो हमने क्या किया गया। अमित शाह का कहना है कि 4G, जो 4G कांग्रेस का था, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, अब वो 2024 में पूरा खत्म हो जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत जो सपना था मोदी जी का वो पूरा होगा। और चाहे एम्प्लॉयमेंट में 51,000 लेटर मोदी जी ने खुद दो तीन दिन पहले बांटा हुआ है। और यहां पर भी देव फडणवीस जी पूछ रहे थे कि आप इंडिया गठबंधन कर रहे हो, मगर कन्वेनर कौन है बताइए, आपका चेहरा कौन है प्राइम मिनिस्टर का बताइए। अब कब बताएंगे? अब वक्त आ गया चुनाव का। ऐसा है, हमारे यहाँ बहुत सारे चेहरे हैं, हमें चेहरे की जरूरत नहीं है। देश की में संविधान बचाना, देश से सांप्रदायिकता खत्म करना, देश के अंदर करप्शन का मामला खत्म करना देश की पहली प्राथमिकता है। और हमारे एलआई इतने मजबूत हैं, आज जब लिस्ट आई तो आपने देख लिया होगा, उसके बाद से बीजेपी की आवाज नहीं निकल रही। हमारे यहाँ तो चेहरे हैं, इनके यहाँ बताएं, इनके यहाँ इसके बाद क्या होगा, इनके यहाँ कौन सा चेहरा है जो आगे आएगा, ये बताएं कि ये चुनाव में क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं। हमको कोई परेशानी नहीं है। इस देश की जनता जिस तरह से राहुल गांधी और इंडिया के साथ खड़ी है, पूरा भारत जुड़ेगा और इंडिया इस देश पर राज करेगा, उसका नेतृत्व तय कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि अगर ये देश हम बचाने में कामयाब रहे और यहाँ के संविधान को बचाने में कामयाब रहे तो यही सबसे बड़ी बात है। और उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, चाहे राहुल जी लड़ रहे हो, चाहे ममता जी लड़ रही हो, चाहे नीतीश जी लड़ रहे हो, चाहे दूसरे हमारे साथी एलआई लड़ रहे हैं, वो सब अपने अपने राज्यों में ईमानदारी से लड़ रहे हैं। और ये वो लड़ाई है जो एक दिन नरेंद्र मोदी की कुर्सी उखाड़ कर फेंकेगी। निजाम साहब ये बताएं, आपके लिए जो इंडिया अलायंस हुई आज हयात में, ग्रैंड हयात में, आप भी थे वहां पे, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी उसमें? जो इंडिया अलायंस की आज जो मीटिंग हुई, कल और आज जो मीटिंग हुई, आपके मतलब व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? नहीं, व्यक्तिगत तौर पर सबसे अच्छी बात यह थी कि बहुत ही पीसफुल माहौल में, बगैर किसी बहस के, अलग अलग दल के साथी, कई जगह तो ऐसा था कि हमारी और उनकी विचारधारा कभी नहीं मिलती रही है, उसके बावजूद भी जिस बेहतर तरीके से भारत के भविष्य के लिए, भारत के नौजवानों के भविष्य के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश में सांप्रदायिक ताकतों का सफाया करने के लिए, जिस तरह से, जिस पीसफुल माहौल में सारे बड़े नेता मुंबई शहर में आकर जिस आसानी के साथ बात करके अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और अपनी लिस्ट सब आज डिक्लेयर करके गए, उससे ये लगता है कि इस देश में सोचने और समझने की ताकत, जो अपोजिशन के ऊपर बहस हो रही थी कि ये कभी एक होके नहीं बैठेंगे, आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ 2 दिनों तक चले इस समिट में सारे लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से अपना मैसेज डिलीवर किया, अपनी बातें रखी, आपसी बातचीत करके गए। और यही एक ताकत है कि बजाय घटने के 2 दल और बढ़े हैं। आप देखना कि अगली मीटिंग तक शायद कि मायावती जी भी इसमें जुड़ जाएंगी और दूसरे जो भी छोटे मोटे दल बचे हैं वो भी आने का प्रयास करेंगे। 1-2 चुनाव हो जाने दीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आपका हरियाणा और ये चुनाव होने दीजिए, उसका रिजल्ट देखिएगा, उसके बाद आप देखिए कि क्या हालत होती है बीजेपी। लेकिन मेरे लिए बड़ी
वेरी फ्रैंकली बहुत बहुत बढ़िया बात ये थी कि आदरणीय सम्मानीय अरविंद केजरीवाल जी भी वहीं पर थे आज, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी बात करी, बहुत ही बढ़िया तरीके से बात करी। मतलब हम लोग सब ये अपेक्षा करके बैठे थे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अरविंद केजरीवाल जी कुछ कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे या कुछ और करेंगे। ऐसा नहीं हुआ, किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कोई लांछन नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। लेकिन सर ये बताएं निजाम साहब, थोड़ा इससे हटके आज की जो घटना हुई है जालना में, उसके बारे में कुछ कहेंगे? मराठा आरक्षण के ऊपर जो आंदोलन था उसके ऊपर बड़ी बेरहमी से पुलिस लाठीचार्ज हुआ है आज। पहले भी मराठा आरक्षण को लेकर के बड़े अनुशासित तरीके से मराठाओं ने अपने आंदोलन किए। ये पहली बार मैंने देखा है कि इतनी बुरी तरह लाठीचार्ज हुआ है वहां पर लोगों पर। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं इसके बारे में निजाम साहब? नहीं सर, मैं क्या आज महाराष्ट्र में मराठों को आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि जो पिक्चर्स दिखाई जाती है कि मराठे बहुत पैसे वाले हैं या बहुत रिच हैं, उनमें जो है आज भी जी बोलिए। बहुत सारे लोग गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, और सरकार का निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट में इशू गया था और हाउस में ये तय हुआ था। बीजेपी ने खुद प्रॉमिस किया था कि हम जो है आरक्षण देंगे, और उसी के साथ साथ माइनॉरिटी में मुस्लिम्स का 5% रिजर्वेशन एजुकेशन और रोजगार में था। वो सब चीजें सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन ये सरकार भेदभाव वाली सरकार है, ये एंटी मुस्लिम सरकार है, ये गरीबों के अगेंस्ट सरकार है, ये जो है दलितों के विरुद्ध से ये सरकार है। इन्होंने हमेशा बहाना बनाकर इन दोनों रिजर्वेशन को टाला है। इसे चाहिए कि आप मानवता के नाम पर, जरूरी नहीं है कि 100% मुसलमान किसी एक के साथ हो, मुसलमान बीजेपी के साथ भी है, मुसलमान शिवसेना के साथ भी है, मुसलमान जनता दल के साथ भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी मेजॉरिटी वोट के लिए किसी को आप मारे या उसका रिजर्वेशन छीन लें, उसका अधिकार छीन लें। इससे शर्म की बात क्या होगी? जब कोर्ट एक बार निर्णय दे चुकी कि 5% रिजर्वेशन देना चाहिए, तो मराठों का रिजर्वेशन भी और माइनॉरिटीज के रिजर्वेशन दोनों सरकार को चाहिए कि तत्काल अधिवेशन बुलाकर वो रिजर्वेशन दें। निजामुद्दीन जी देखो, बीजेपी का कहना है कि दे हैव मेड इनरोड्स, ओबीसी वोट शेयर में उन्होंने ऑलरेडी इनरोड्स कर दिया है। बहुत सारे ओबीसी लास्ट 2019 के स्टैटिस्टिक्स में देखोगे, ओबीसी ज्यादा, कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को वोट किया है। जहां मुस्लिम वोट है, देखो बीजेपी का सोशल मीडिया कैंपेन यही है कि ट्रिपल तलाक लाकर हमने मुस्लिम महिलाओं को आजाद किया, मुक्त किया। और आगे जाके बोलते हैं कि राजीव गांधी ने क्या किया, शाहबानो केस को ओवरटर्न करके उन्होंने एक नया कानून लेके आने का। तो राजीव गांधी ने मुस्लिम समाज के इंटरेस्ट के खिलाफ, यानी कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है। ये बीजेपी है, मोदी जी है जो ट्रिपल तलाक लेके मुस्लिम महिला को आवाज, और पशबंदा मुसलमान। मोदी जी हर स्पीच में आप देखोगे, आज के तारीख में हर सभा में पशबंदा मुसलमानों को एम्पावर करने वाली बात कर रहे हैं। और देखो ये बहुत बड़ा गणित है कि 50% 60% के आसपास पशबंदा मुसलमान है। जैसे ही हिंदू समाज में ओबीसी को उन्होंने साथ में ले लिया, बहुत बड़ा उनका एक स्ट्रेटेजी चल रहा है जहां मुस्लिम समाज को इस तरफ। तो आप इस स्ट्रेटेजी को कैसे देखते हो? बिकॉज आप तो जमीन से जुड़े हर चीज जानते हो, और स्पेशली इस समाज, मुस्लिम समाज के बारे में। तो क्या इंपैक्ट कर पाया मोदी जी? अब आप ऐसे खुद सोचिए कि मोदी जी जैसा झूठा इस देश को कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला। आपने देखा होगा कि जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था, तो कर्नाटक की जो बीजेपी के मैनिफेस्टो है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हम मुसलमानों का नौकरी से निकाल बाहर करेंगे, रिजर्वेशन खत्म करेंगे। ये उसी नरेंद्र मोदी की सरकार थी, किसी दूसरे की नहीं थी, डबल इंजन की सरकार थी। तो नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं और देश के बारे में क्या बोलते हैं, वो और उनके अंधभक्त ही समझ सकते हैं। जो वो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। उन्होंने कौन से मुसलमानों के डेवलपमेंट का काम किया? उन्होंने कौन से मुसलमान महिलाओं का जो 3 तलाक का मुद्दा है, इस्लाम में उसकी प्रथा ही नहीं है। 3 तलाक तीन वक्त देना है, वो धार्मिक विषय था। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आ गया? क्या तब क्रिमिनल लॉ में लोग मुसलमान शिकायत करने नहीं जा रहे थे क्या? तो ये सारी चीजें बहस के लिए ठीक हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर इसका कोई विषय नहीं है। लेकिन निजाम साहब, पसमंदा मुसलमानों के बारे में बात करें ना, आप खुद राइन हैं, आप खुद मैं ओबीसी बात करता हूं। आप मुझे देखिए सर, कांग्रेस ही है जिसने ओबीसी रिजर्वेशन को लाया, जिसने मंडल कमीशन को अप्रूवल दिया। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ ड्रामेबाजी की कि हम ओबीसी का ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कुछ नहीं करने वाले हैं।
देश को 9 वर्षों से बेवकूफ बना रहे हैं, 1 वर्ष तक और बेवकूफ बना लें, उसके बाद उनको गुजरात रिटर्न जाना है और उसके बाद देश सुकून से रहेगा। जैसे व्यवस्था चलती थी, केंद्र और राज्य की सरकारों में जो सुविधाएं दी हैं, जो संविधान के दायरे में आता है, वो सारा काम सरकार करती है और वो करना ही चाहिए। लेकिन इस सरकार के यहाँ आप देखिए कि हर 4 दिन में अदालतों में उनको फटकार मिलती है, उसके बावजूद वो खड़े रहते हैं कि नहीं साहब वो तो ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये खाली कहने की बातें हैं। कांग्रेस तो सर ये इस तरीके से बेरहमी से लाठीचार्ज करने का क्या मतलब है? मेरी समझ के बाहर है। मतलब अब इनकी क्या पुलिस हो है, इनकी पुलिस तो यही काम करती है। ये क्या हो रहा है? मतलब मेरी समझ के बाहर है कि अरे भाई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि आप इतनी बुरी तरह पीटेंगे लोगों को? शरद पवार साहब ने भी कहा है कि ये तो जुल्मी सरकार है। अभी शरद पवार साहब का स्टेटमेंट आया है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, बिल्कुल हर आदमी को देखिए, हर आदमी को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी सरकार और अपने प्रदेश में या अपने जिले में कहीं भी अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है जो उसका लाभ नहीं दे रहा है या उसके अगेंस्ट है, तो उसे प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। अगर उनको मारा पीटा जाता है तो कोई भी सरकार हो, उसको ऊपर जवाबदारी बनती है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता जो है वो लोकतंत्र का प्रहरी है। अगर जनता को यह अधिकार छीन लिया जाएगा, डिक्टेटरशिप किया जाएगा, तो फिर सच बात लोगों के सामने कैसे आएगी? लेकिन अभी प्रदीप जी ने एक सवाल पूछा था हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता थे नासिक से, उनसे कि भाई शरद पवार साहब का ये कहना है कि हो सकता है कि जो लोग भटक गए हों अपने रास्ते से, उनको मना करके, उनको सही रास्ता दिखा करके, हो सकता है कि शायद वो बहुत जल्दी वापस आ जाएं। क्या आपको ऐसा लगता है कि होगा कि एनसीपी के लोग उस तरफ चले गए, शायद आ जाएं? हम उस बात में बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहते, लेकिन एक बात हमें जो समझती है, जो हम पॉलिटिकल देख रहे हैं, कि जनता शरद पवार के साथ खड़ी है और 6 महीना और 1 साल का चुनाव है। विधायक कोई फैसला नहीं करता, ना हमारी सरकार को उससे कोई फायदा था, ना हमारी सरकार को आज को यह बनेगी तो उससे कोई नुकसान है। जिसको जहां गए हैं शरद पवार साहब, उनको उनकी हैसियत दिखा देंगे। आप देखिए, उसके पहले चुनाव के पहले भी इस तरह की चीजें हुई थी। शरद पवार के साथ पूरी पार्टी मजबूती से खड़ी है। सारे उनके वोटर्स, उनको जो महाराष्ट्र में लोग उनको चाहते हैं, वो पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। उसमें कहीं भी हमारे महाविकास आघाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात आमदार खासदार की, आमदार खासदार का एक कोटा है, कुछ दिनों का फिक्स है। वो कोटे का समय आ रहा है, फिर चुनाव होगा, सबको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा और बीजेपी का भी जो ये प्लान है वो चौकनाचूर हो जाएगा। निजामुद्दीन जी, ये बीजेपी के नेशनल जो सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज है, उसको आप कैसे चैलेंज करोगे? आर्टिकल 370 जो लगातार एक कैंपेन चल रहा है। देखो आज के तारीख में कश्मीर एक हॉटस्पॉट ऑफ टेरर। सुनिए, आज कश्मीर में मिस वर्ल्ड 2023 कश्मीर में होने वाले हैं। मिस वर्ल्ड 2023 टेरर स्पॉट से लेके एक पूरे प्रॉस्पेरिटी का एक जोन बना दिया। ये उनका कहना है कि मोदी जी का देखो जीत है, एक डबल अबाउट टर्न है कश्मीर वाले इश्यू में। राम मंदिर है कि 550 साल के बाद निर्माण राम मंदिर का बाबर ने तोड़ा था। 550 ईयर्स के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री इसको निर्माण कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। तो जो इश्यूज है, लांबियार साहब, आपको अच्छे से पता है कि किस तरह का निर्णय बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर आया था। आपको अच्छे से पता है, पूरे देश को पता है। इसलिए हम उस बहस में नहीं जाना चाहते कि कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। अगर देश में शांति रहेगी तो धर्म का प्रचार हर जगह होगा। इस देश में आप एक मुसलमान, एक ईसाई, एक दलित को नहीं बता सकते जिसने कभी हिंदुत्व का विरोध किया हो। आप एक मुस्लिम लीडर का नाम बताइए जिसने ये कहा हो कि कोई मंदिर तोड़ना चाहिए। आप एक ईसाई का नाम बताइए जिसने कभी ये कहा हो कि इन्होंने हमारी मस्जिद या चर्च तोड़ा है तो हम भी जाके इनका चर्च तोड़ेंगे। एक सरदार का नाम बताइए जिसने ये कहा हो कि मेरा गुरुद्वारा तोड़ा है इसलिए मैं जाके तोड़ूंगा। ये मोदी, आरएसएस और उनके गुंडे हैं जो इस तरह का भ्रम पाल रहे हैं। इस देश का हिंदू, इस देश का मुस्लिम, इस देश का सिख, ईसाई जितने बेहतर तरीके से इस मुल्क में रहते हैं, इसका कहीं और उदाहरण नहीं मिलेगा। रही बात इनके 370 की, आप उनसे एक ही सवाल करिए
कल मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा और फारूक अब्दुल्ला साहब को मिला, मैं वहां, आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि 370 हटने का जो इन्होंने दावा किया था, तो क्या कश्मीरी ब्राह्मणों को इन्होंने कश्मीर में वापस बसाया क्या? अगर कश्मीरी ब्राह्मणों को बसाया इन्होंने तो इनकी जीत होती। आज भी एक भी कश्मीरी ब्राह्मण वहां नहीं जा रहा है। उन्होंने लद्दाख को तोड़कर बर्बाद किया, डिक्टेटरशिप, अब वहां की जो पावर है उसको छिन्न भिन्न कर रहे हैं। तो ये नुकसान देश का कर रहे हैं, क्योंकि जिस भरोसे पर हरि सिंह नालवा जो राजा थे उनके कहने पर ये सारे लोग भारत में इनका विलय हुआ था, उसका एक लंबा इतिहास है, उस पर एक लंबी बहस हो सकती है। बीजेपी सर हरि सिंह नलवा नहीं, महाराजा हरि सिंह। सर हरि सिंह नलवा अलग से सर हरि सिंह नलवा जो थे वो महाराजा रंजीत सिंह के जनरल थे। आप महाराजा हरि सिंह की बात कर रहे हैं, करण सिंह के पिताजी। उन्होंने ही जो है मुल्क में उनको शामिल करने के लिए बात रखी थी। बट आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लग रहा है कि मोदी जी का कहना है कि टेरर स्पॉट था, एक टेरर का एक जगह, एक होल्ड था, उसको प्रॉस्पेरिटी टूरिज्म आज के तारीख में सबसे मैक्सिमम पूरे इंडिपेंडेंस से लेके आज तक, मोदी जी का कहना। मोदी जी नव वर्ष में पुलवामा से लेके बड़ी बड़ी घटनाएं कश्मीर में हुई हैं, वो मोदी जी के दौर में ही हुई हैं, कहीं बाहर से नहीं हुआ। आज तक उन्होंने पुलवामा का सच निकाल कर लाए क्या? 300 लोग मरे, उसका उन्होंने कोई जवाब दिया क्या? आज भी कश्मीर में मिलिटेंट इनको मार रहे हैं, हमारे साथियों को, आज भी जो है मिलिट्री के लोग मारे जा रहे हैं। तो ये बहस करना उसमें बेकार है जी। मगर मोदी जी का कहना है, कल आप जिनसे मिले, कल आप जिनसे मिले, महबूबा मुफ्ती हो गए, आपने फारूक अब्दुल्ला साहब से मिले, आप गांधी जी के गांधी फैमिली से मिले। मोदी जी का कहना ये 3 फैमिली ने कश्मीर को बर्बाद किया है, फारूक अब्दुल्ला फैमिली, मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती मोहम्मद फैमिली एंड द गांधी फैमिली, दे हैव डिस्ट्रॉयड कश्मीर। तो ये कैसे बहुत बड़ा एक ये है कि आप उन्हीं के चर्चा कर रहे हैं जिनको मोदी जी कहते हैं कि इन्होंने कश्मीर को बदनाम किया, बर्बाद कर दिया है, और आज टूरिज्म वापस आ रहे हैं। मिस वर्ल्ड 2023 एक इंटरनेशनल इवेंट है, 2023 मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल इवेंट है, पूरे दुनिया से लोग वहां पर आने वाले हैं। तो अगर श्रीनगर में ये होने वाले हैं तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं मानते आप उसको, निजामुद्दीन जी? अभी आपने देखा होगा कि यही मुफ्ती महबूबा हैं जो बीजेपी के साथ सरकार बनाया। अगर वो गलत थी तो 2.5 साल सरकार क्यों चलाया आपने? यानी अगर आप उनको टेरर की बात करते हैं, आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, तो 2.5 साल तक उनकी थाली में बैठ कर क्यों खाया आपने? उस कश्मीर को बर्बाद ये कर रहे हैं, कश्मीर को उन लोगों ने नहीं बर्बाद किया, वो तो इनके साथ भी सत्ता में गए। फारूक अब्दुल्ला इनकी सरकार में केंद्र में मंत्री रहे, उनका बेटा मंत्री रहा है। तो ये निहायत झूठे लोग हैं। देश को झूठ और सच के बीच का फर्क पता करना होगा, और मीडिया के लोगों की जवाबदारी है जो रियलिटी है वो उसके पिक्चर्स को दिखाए ना। आज मोदी जी कह रहे हैं कि हमने कश्मीर को सुधार दिया, आपने कुछ नहीं सुधारा। आज भी कश्मीर बेबस और गरीबी की हालत में पहुंच गया है। उसकी जो उसकी कमाई है, जो उसकी कमाई का जरिया है, वो सब साधन विहीन हो रहे हैं। आज मुल्क के हालात जिस तरह से बदतर हो रहे हैं, ये दुनिया की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, दुनिया में हमारे भारत के बड़े बड़े उद्योगपति छोड़कर भाग रहे हैं। आज हमारी इकोनॉमी बांग्लादेश से टैली हो रही है, कभी हम अमेरिका, लंदन और जर्मन से बात करते थे। तो इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी झूठ का फव्वारा, बेहतरीन झूठ बोलते हैं और जोर से बोलते हैं। लोगों को ये लगना चाहिए को झूठ नहीं बोल रहे हैं, बस सच बोल रहे हैं। लेकिन जनता देख रही है, सोशल मीडिया का दौर है, आराम से लोग जो है उसको पता कर लेते हैं, हर चीज सामने आ जाती है। लेकिन निजाम साहब एक चीज तो माननी पड़ेगी, राहुल गांधी साहब ने जो कारगिल में मीटिंग करी, कारगिल में पब्लिक मीटिंग करी, लोगों से मिले, उसका इम्पैक्ट तो बहुत जबरदस्त हुआ, ये तो मानना पड़ेगा। वहाँ के लोगों से, वहाँ के गडरियों से जो अपनी भेड़ बकरियां लेकर के जाते थे बिल्कुल आगे, उन्होंने आकर के कहा कि यार जहाँ पर हम पहले जाया करते थे वहाँ पर अभी चीनी फौज बैठी है, चाइनीज फौज वहाँ पर बैठी है। तो आपको लगता है इसका जवाब कहीं से आएगा, कभी मतलब सामने से आएगा क्या? नहीं, जवाब सरकार भगोड़ी है। जब जवाब देने का वक्त आता है संसद से भाग जाते हैं। ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा है। बहस करनी है, बहस। देखिए, चाइना के मुद्दे पर दुनिया के लोगों ने बता दिया। भारत में राहुल जी ने वहां का वीडियो जारी करके दिखाया, मिलिट्री के कितने रिटायर्ड बड़े अधिकारियों ने ये बात कही। ये सारा सच देश के सामने है। और वहां किस तरह से
चाइना घुस गया, दीवार खड़ी कर दिया, चाइना आज वहां किस तरह से मार्केटिंग कर रहा है, वो सारी चीजें दिख रही हैं। उसके बावजूद भी अगर मोदी जी मानने को तैयार नहीं है, उनके मंत्री मानने को तैयार नहीं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब चुनाव आएगा जनता उसका जवाब उनको दे देगी। आज वो हीरो बनने की, अपनी पीठ थपथपाने की बात करते हैं, लेकिन कश्मीर का सच क्या है, कश्मीर विजिट करके लोग और अडानी जी के कोई चाइनीज पार्टनर भी हैं, शायद कोई अडानी जी के कोई चाइनीज पार्टनर भी हैं, दो नाम लिए। सारा देश जानता है कि चाइना जब प्रधानमंत्री गए थे तो उनको काम दिलाने ही गए थे। उससे पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को इन्होंने फोन करके कहा था कि कोल का काम इनको दिया जाए। इसके पहले वो जहां जाते हैं उन्हें ले जाते हैं काम, वो काम अडानी को नहीं दिलाते। अडानी जो है वो साइलेंट पार्टनर है, माल सब इनका है और बिजनेस भी इन्हीं का है। नासिर अली और चैंग चुंग लिंक। नासिर अली और चैंग चुंग लिंक। That sounds like a Jackie Chan film. Anyway, but मगर वो आवाज ज्यादा उठा नहीं है। वो आवाज जो राहुल गांधी जी ने हाईलाइट किए थे, जबरदस्त तरीके से हाईलाइट किए। I think we are the first people to talk about it. आप by the way, मुझे ऐसा लग रहा है, निजाम साहब पूरी बात सुने, या नेशन नाउ के पर हम लोग पहले लोग हैं जो ये नाम बता रहे हैं बार बार, और कोई ये नाम भी नहीं बोल रहा। सर थैंक यू, पूरा देश देखे। आप धन्यवाद के पात्र हैं सर कि कम से कम उस आदमी का नाम देश के सामने आप ला रहे हैं। अरे चैंग चुंग ली और नासिर अली जहां जाते हैं जो सच है वो बात जनता के सामने लाकर रखते हैं और प्रेस के सामने रखते हैं। कल इस इंडिया मीट के पहले राहुल जी जैसे मुंबई पहुंचे, उन्होंने पहला विषय अडानी का रखा और चाइना का रखा। उसके बाद हमारा इंडिया मीट हुआ, फिर आज जब वो तिलक भवन आए तो उन्होंने फिर इस तरह की बात। तो ये तय है कि ईमानदारी का जो तगमा है वो राहुल जी के लिए है, क्योंकि राहुल जी अकेले शख्स हैं जिनको 50 घंटे तक ईडी के दफ्तर में बैठाकर इंट्रोगेट करने के बावजूद भी उनके कुछ हाथ नहीं लगा और सब बातें झूठी रही। आप देखिए उनके परिवार के ऊपर लांछन लगाया हरियाणा की जमीन को लेकर, वो भी क्लीन चिट आ गया। और जहां जहां इस तरह की चीजें कराने की कोशिश करती है बीजेपी, उनके आईटी सेल के लोग इसमें शामिल होकर, अब संबित पात्रा भाग रहा है। जितनी झूठी वीडियो उसने जारी किए थे, आज उस पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। मुकदमा कोर्ट उसको इनकार कर रही है कि हम जो है मुकदमा चलाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि झूठ का पुलिंदा आज नहीं तो सब जनता के सामने आएगा। तो आपके मुताबिक चलते चलते निजाम साहब, एक तो कंग्रेचुलेशन आपको, मुबारकबाद, आपको शुभकामनाएं, मुबारकबाद। इंडिया की जो मीट है बहुत सक्सेसफुल रही, बहुत सफल रही। 2 दिन जो इंडिया की मीट रही, आप सब लोगों ने वहाँ पे बहुत मेहनत करी, उसके लिए आप सब लोगों का साधुवाद, वेरी वेल डन। तो अभी आपको लगता है कि जो राहुल गांधी जी का नेतृत्व है अब सब लोगों को मान्य होगा, लगता है आपको ऐसा? निजाम साहब जी, मैंने कहा जो राहुल गांधी जी का नेतृत्व है, लीडरशिप जो है राहुल जी की, वो अब सबको मान्य होगी। कांग्रेस में लीडरशिप राहुल जी की है, राहुल जी की लीडरशिप है। हमारे अध्यक्ष हैं खड़गे जी। कल की मैं सर आपको एक घटना बता रहा हूं कि देखिए कितनी बड़ी राहुल जी की सोच है। हम लोग होटल हयात में खड़े थे सर, और राहुल जी पहले आ गए और वो फर्स्ट फ्लोर पर चले गए और खड़गे जी जो है 10 मिनट के बाद आए। तो राहुल जी पहले फ्लोर से उतरकर खड़गे जी को रिसीव करने के लिए गेट पर आए और उनको रिसीव करके लेके उनके कमरे में छोड़ने गए। अब वहीं आप नरेंद्र मोदी, अडवाणी जी को देख लीजिए, कब उनको बेइज्जती करेंगे। आप उनके बाद वेंकैया जी का के टाइम का विषय देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको याद हो, अभी गडकरी जी के साथ का विषय देख लीजिए। यानी जो सभ्यता और जो संस्कृति राहुल जी में है, जो परिवार के बीच सीखा है उन्होंने, वो बीजेपी में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती। प्रधानमंत्री, बीजेपी का कहना है कि वो पहला प्रधानमंत्री है जो पार्लियामेंट आने से पहले पार्लियामेंट के जो ये है डोर्स पे अब नतमस्तक होके झुककर आशीर्वाद लिया पार्लियामेंट का। नतमस्तक होकर उन्होंने दूसरा किया, गरीब के पैर धोना, करोड़ों रुपया उन्होंने बर्बाद किया देश का। गरीब सफाई कामगार का खुद अपने हाथों से उनका पैर दबाकर साफ करना। बीजेपी का कहना पूरा दुनिया देख लिया। तो आप उनको सुझाव दीजिए कि जाकर बिल्किस बानो के हाथ में राखी बांधकर आ जाए। वो कुछ बोले ऐसे, वो जाके बिल्किस बानो के हाथ में भी राखी बांधकर आ जाए। और मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ
उनको भी राखी बांध कर आ जाएं, कम से कम देश के भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए। झूठा ही सही, लेकिन जाएं तो सही। राइट, थैंक यू सो मच सर। निजाम और साहब, दिल से करना अलग है। निजाम साहब, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। जबरदस्त, आपके साथ बातचीत करके बहुत मजा आता है। राहुल गांधी जी के नाम पे निजामुद्दीन जी एकदम खौल जाते हैं, एकदम तूफानी। Nizamuddin Rain Saab, thank you so much and all the very best to you and congratulations for a successful Thank you, sir. Thank you. India Alliance meet. Namaskar sir, namaskar, Jai Hind, Jai Hind. Namaskar. And at the moment with us, I think he's been waiting for the last 10 minutes, Mr. Manish Pathare.